नहीं जी, बाज़ाब्ता आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुछ कुछ कैफ वाली फीलिंग आ रही है, यानी पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। अभी तो जोश है, स्टार्ट है, अच्छी बात है। इस वक्त उम्मीद करता हूँ कि फर्म में लोड वगैरह भी कम होगा, और जो फुल टाइम स्टूडेंट है उनको तो जो है ना, उनका तो कत्ल वाजिब हो जाएगा अगर वो पूरा वीक गुजारने के बाद इकट्ठे हो और उन्होंने पीछे ना पड़ा हुआ हो। जो फर्म वाले हैं वो बेचारे मजबूर होते हैं, परेशान होते हैं, उनको जो है बड़ा कम टाइम मिलता है। तो हम लोगों ने वो एरिया स्टार्ट किया हुआ था जो कैफ में भी आपको एक पसंद का एरिया लगा था, और उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमने सेक्टेरियल प्रैक्टिसेस की बात करनी है। सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, आईकेएफ के सिलेबस में एक वर्ड लिखा हुआ है सेक्रेटेरियल। इसका क्या मतलब होता है सेक्रेटेरियल? हम कहते हैं फलाना चीज में कुछ सेक्टेरियल काम करने पड़ेंगे। व्हाट इज सेक्रेटेरियल? हाँ जी, सेक्रेटरिएट का पता है? हर गवर्नमेंट का एक सेक्रेटरिएट होता है। कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन याद है? कंपनी सेक्रेटरी वो होता है जो सेक्रेटेरियल काम करता है, या वो काम करता है जो टिपिकली कंपनी सेक्रेटरी करता है। इसका मतलब सेक्रेटेरियल काम का मतलब है वो जो सेक्रेटरी से रिलेटेड है, कंपनी सेक्रेटरी, जो कि चीजों की मैनेजमेंट यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं उनको हम सेक्रेटेरियल काम कहते हैं। कि अगर किसी भी चीज की, किसी भी लीगल चीज की हैपनिंग होनी है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज, चीजें इन्वॉल्व होंगी, तो उस चीज को हम कहेंगे कि वो सेक्रेटेरियल टास्क है। तो सेक्रेटेरियल जो आपके प्रोसीजर्स हैं, जो सेक्रेटेरियल एक्टिविटीज हैं, उसका मतलब ये है कि कंपनी का एक निजाम है जो कानून में लिखा हुआ है। कंपनी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब कोई एक ऐसा बंदा होगा जो सारी चीजों को मैनेज कर रहा होगा। 21 दिन पहले नोटिस जाना चाहिए, अभी नोटिस भेजना कैसे है, कि क्या करना है, इसके कंटेंट क्या होंगे, इसके अंदर चीजें कैसे लिखी जाएंगी, ये काम है कंपनी सेक्रेटरी का, इस चीज को इंश्योर करना। तो कंपनी सेक्रेटरी जब वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें डालेगा तो हम कहेंगे कि उसने अपने सेक्रेटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से अदा कर दी है। तो ये वाला चैप्टर है, ये एक क्रक्स है सेक्रेटेरियल थिंग्स का, कि जो भी कंपनी में हैपनिंग हो रही है उसको रिकॉर्ड करना, उसको देखना कि किस तरह से होना चाहिए, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करना, लोगों को बुलाना, उसको फॉर्मेट करना, उसको ऑर्गेनाइज करें, सारा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस है। तो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस अबाउट कि कंपनी जब डिफरेंट किस्म के एक्शंस करती है तो उसने कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, ये चैप्टर इसमें काफी अहम हो जाता है। तो आईकेप कई दफा लॉजिकल सिचुएशन बनाते हुए ये एक्सपेक्ट करता है कि इस चैप्टर के अंदर के सेक्शंस का हमें पता होगा, हम उसके मुताबिक आंसर देने की कोशिश करेंगे। जब हम मीटिंग के चैप्टर की बात करते हैं तो मीटिंग का चैप्टर अपनी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस या अपनी एक्टिविटीज के हिसाब से कुछ एरियाज में डिवाइड हुआ हुआ है। टिपिकली ये 12 एरियाज हैं जिनके ऊपर ब्रॉड डिस्कशन होती है। हम स्टेप बाय स्टेप इस पे सब पे डिस्कशन करते जाएंगे, लेकिन वोटिंग इज द थिंग जिसको हम थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे। वोटिंग के साथ हमारी फिर वो रेगुलेशंस अटैच होती हैं, तो वो हम देखेंगे कि हमें आज टाइम मिल जाए तो आज कर लेंगे, नहीं तो कल टाइम मिल जाए तो कल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कहानी स्टार्ट करें। मेरा एक सवाल ये है कि पिछले दिन जो आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने घर जाके देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग्स क्या होती हैं, और फिर हम लोगों ने ये देखा था कि कंपनियों के स्टेटस कैसे चेंज होते हैं और कंपनियों के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कैसे चेंज होते हैं। इन दोनों एरियाज में अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। एजीएम पढ़ रहा था तो रेगुलेशन 27 में पढ़ेंगे भी या जी, अब अगेन एजीएम से रिलेटेड फिर जो है ना वो डिफरेंट तरह की रेगुलेशन भी होती हैं। होता ये है कि कुछ रेगुलेशन ना वो डुप्लीकेट हो रही होती हैं। जब वो डुप्लीकेट हो रही होती हैं तो फिर हम उसको जगह नहीं पढ़ते, किसी और जगह पढ़ते हैं। और कुछ जगह जो है वो जब आपको किताब मिलेगी तो ऐसी चीजें होंगी कि बहुत ही एक अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सी चीज है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है, वो रेगुलेशन में तो मौजूद है। लेक्चर के अंदर फिर मैं कोशिश ये करता हूँ कि बहुत ज्यादा कुछ जगह अननेसेसरी अगर हम डेप्थ में जा रहे हो और डुप्लीकेशन हो रही हो तो मैं उसको एक जगह डिस्कस कर लेता हूँ और दूसरी जगह से उसको माइनस कर देता डॉक्टर जजमेंट पे है एजीएम की हूँ। जी बिल्कुल। अब उसकी ना वो पहले लाइन समझ आई बाकी तो ठीक ही था बताइए अब कौन सी लाइन में कंफ्यूजन है। मतलब वो भूल जाता बढ़ते बढ़ते पहले पॉइंट एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ सब्सटेंशियल इन द टाइम ऑफ होल्डिंग एजीएम और लेइंग बिफोर द एजीएम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड टू एसएससी विद registrar not less than 30 days before the last date on which such AGM is required to be held। जी बिल्कुल। अब अगेन होना क्या है, आपने एक ड्यू डेट रखी हुई है कि इस डेट पे हम एजीएम वगैरह करेंगे। असल में ये वाली रेगुलेशन हम लोग अकाउंट्स के अंदर जब हम एजीएम का प्रोसेस देखेंगे, अभी तो एजीएम की हमने चीजें देखी हैं, वहां जब एजीएम में अकाउंट्स की अप्रूवल की डिस्कशन करते हैं तो हम उसके साथ इसको रीजन वही है कि
अकाउंट्स नहीं बने हुए ये। हाँ बिल्कुल। अब अगर किसी वजह से आपको एजीएम एडजर्न करनी पड़ रही है, एजीएम में एक्सटेंशन लेनी पड़ रही है, तो आपको याद होगा कि एक्सटेंशन लेने के लिए बाकी कंपनियां रजिस्ट्रार के पास जाती हैं, लिस्टेड कंपनी एससीसीपी के पास जाती है। उसका प्रोसीजर बताने की कोशिश की है कि आपने क्या करना है। आपने जब इस तरह से अप्लाई करना है तो आपने जो ड्यू डेट बन रही है जिसमें आपने 30 डेज तक की एक्सटेंशन लेनी है, आपने उसके पिछले 30 दिनों में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देना है। यानी आपने ऐसा ना हो कि आप बहुत पहले कहते हैं कि जी हमें तो वो एक्सटेंड करनी पड़ेगी, हमें तो ये मसलो मसाइल आ गए। आप उसकी जो ड्यू डेट है उससे पिछले 30 दिनों में ये असेस करेंगे कि क्या हमें एक्सटेंशन की जरूरत है, और देन आप अप्लाई कर देंगे। और फिर वो आपको जो एक्सटेंशन देंगे वो एक्सटेंशन भी मैक्सिमम 30 दिनों तक की हो सकती है। तो ये इस तरह से ये उस डेट से 30 दिन पहले बताना है कि हमें उससे आगे चीजें दी जाती 30 दिन पीछे वाले दिनों में बताना है, यानी 30 दिन से पीछे नहीं जाना। इसका मतलब है कि आपने बहुत अर्ली आज बैठ के नहीं बता देना 7 महीने बाद वाली एजीएम हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी। आपने इन्फॉर्म करना है उस ड्यू डेट के पिछले 30 दिनों में, और एक्सटेंशन मिलेगी अगले 30 दिन। नॉर्मली प्रैक्टिस में भी यही करते हैं कि हम नोटिस के लास्ट डेट पे जाके एक्सटेंड। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम उस डेडलाइन को मीट करने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये होती है कि अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो ये नहीं चाहते कि आप 1-1.5 महीने पहले अप्लाई कर दें और बाद में देखें तो सिचुएशन कंट्रोल में हो और आप सोचें लो जी अब तो हमने एक्सटेंशन की अप्लाई कर दिया है। इसी से मिलती जुलती चीज है जब डायरेक्टर के इलेक्शन को हम टाइम में नहीं करा पा रहे होते, तो वो इलेक्शन हम 90 दिन तक मुलतवी कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन की जो ड्यू डेट है उससे पिछले 45 दिनों के अंदर अंदर हमने किसी टाइम पे बताना होता है। और वही वाली बात है कि प्रैक्टिस होती है कि फिर एज नियर एज पॉसिबल जाके बता दिया जाए। तो ये उसी चीज का है, लेकिन ये वाली रेगुलेशन 2 जगह पे काउंट होती है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना एजीएम का, कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है और कुछ इंफॉर्मेशन है जब हम अकाउंट्स वगैरह की अप्रूवल की बात करते हैं तो कुछ चीजें वहां पे लिखी हुई हैं, तो उसके साथ जोड़ के हम नॉर्मली पढ़ते हैं इसे। जी सर पहली एजीएम होने 16 महीने के अंदर है। पहली एजीएम 16 महीने के अंदर। एडजर्न होती है तो 16 महीने के अंदर एडजर्न होती है, उसके बाद भी अब अगेन पहली एजीएम के अंदर जो है ना सिचुएशन टाइट है। ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन के अल्फाज ने जो एडजर्नमेंट वगैरह की बात बताई है वो सब्सिक्वेंट एजीएम बताने के बाद बताई है, जिससे ये इंडिकेशन मिलती है कि जो पहली वाली एजीएम है ये इसको एडजर्न करना या इसको एक्सटेंड करना अलाउ नहीं कर रहे, बट सब्सिक्वेंट में चूंकि टाइट डेडलाइन है, पहली दफा तो ऑलरेडी उन्होंने 16 महीने दे दिए, सब्सिक्वेंट में चूंकि 120 दिन की टाइट डेडलाइन है तो सब्सिक्वेंट एजीएम को एडजर्न करने का या एडजर्न नहीं बल्कि एक्सटेंड करने का या इसमें एक्सटेंशन लेने का कि हम इस ड्यू डेट पे नहीं कर सकते, उसका उन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ है। वहां हम 30 डेज की एक्सटेंशन ले सकते हैं। 120 दिन के बाद ये 2 अलग अलग चीजें। एडजर्नमेंट मतलब मीटिंग हुई, कंक्लूड नहीं हुई, आपने उसे एडजर्न कर दिया। एक्सटेंशन जिस तारीख पे करनी थी उस तारीख पे नहीं हो सकती, आपने उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया कि हम करेंगे ही बाद में। तो अगर एक मीटिंग स्टार्ट हो गई और एडजर्न होके आगे चली गई वो अलाउड है, कोई मसला नहीं है। उससे आप अगर उस डेडलाइन से आगे भी चले गए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। वो कहते हैं एडजर्न मीटिंग की कानूनी वही हैसियत होगी जो ओरिजिनल मीटिंग की थी, क्यों हो तो गई है, क्योंकि वो हो गई, एक दफा हुई है और वो फॉर सम रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग वो एडजर्न हुई है। पर थोड़ी स्टैट्यूटरी मीटिंग और एजीएम एक साथ भी होती है अगर टाइम। अब अगेन स्टैट्यूटरी मीटिंग और एजीएम के साथ हो सकती है अगर तो आपकी एजीएम पहली एजीएम का आपने टाइमलाइन जो सोचा हुआ है वो वही टाइमलाइन है जो आपका स्टैट्यूटरी मीटिंग का टाइमलाइन है, तो फिर आप स्टैट्यूटरी मीटिंग अवॉइड कर दें और पहली एजीएम के एजेंडाज में स्टैट्यूटरी मीटिंग का जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वाला एजेंडा है वो भी ऐड कर दें। इन दैट केस फिर एक से ज्यादा एजेंडा आइटम्स होंगे तो फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग की बातें भी डिस्कस होंगी और एजीएम की बातें भी डिस्कस होंगी। तो ये लॉ ने स्पेसिफिकली अलाउ किया है कि अगर आपकी एजीएम उस टाइम जोन में आ रही हो जो शुरू वाला टाइम जोन है तो फिर आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। जी गुज़िश्ता दिन से रिलेटेड स्टेटस में चेंज, उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन या जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी इसमें कोई कंफ्यूजन? मीटिंग्स की डिफरेंट टाइप्स क्लियर है, मोटी मोटी इंफॉर्मेशन स्टैट्यूटरी एजीएम यूजीएम क्या है, किस तरह से काम कर रही है। चैप्टर 2 में भी कोई कंफ्यूजन नहीं, यानी पक्का सोचती है कि आगे जाना है? भाई को कंफ्यूजन है, लग रहा है कि अब सही चलेगा। सेक्रेटेरियल हाँ तो सेक्रेटेरियल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ना वो लेक्चर में थोड़ा सा खलल आ गया, तो कहानी आगे बढ़ाएं। मल्टीपल टॉपिक्स छोटे छोटे से डिफरेंट कंपनियों के अंदर मुख्तलिफ चीजों के ऊपर हमें गाइडेंस मिलती है। सबसे पहली चीज है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिसेस। जब भी आप किसी को डॉक्यूमेंट देते हैं, नोटिस देते हैं, कोई भी चीज देते हैं तो उसको भेजने का तरीका क्या होना चाहिए। अब इसमें काफी सारे सेक्शंस को हम इकट्ठा समझने की कोशिश करेंगे। एससीसीपी हमें कोई डॉक्यूमेंट भेजे
हम एससीसीपी को डॉक्यूमेंट भेजें, रजिस्ट्रार हमें कोई नोटिस भेजे, हमने रजिस्ट्रार को कोई नोटिस भेजना हो, कंपनी ने कंपनी के मेंबर्स को कोई नोटिस भेजना हो, जब भी कंपनी के साथ किसी की खतो किताबत होगी तो उसका ऑफिशियल तरीका क्या है? उन्होंने कहा 4 तरीके हैं जिससे खतो किताबत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रजिस्ट्रार को एक चीज जमा करानी है, लॉ कहता है ये चीज रजिस्ट्रार को जमा कराओ। तरीका नंबर 1, मैं फिजिकली जाऊं, फिजिकली उनको वो चीज हैंड ओवर करूं, उनसे साइनिंग लूं, रिसीविंग लूं और वापस आ जाऊं। तो एक तरीका ये है कि मैं फिजिकल हैंड ओवर कर दूं अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट। दूसरा तरीका ये है कि मैं उनको पोस्ट या कोरियर करा दूं। तीसरा तरीका जो उनका बताया गया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म है उसको यूज कर लिया जाए। और चौथा तरीका भी इन्हें भी नहीं पता, एज मे बी स्पेसिफाइड। इन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि कल को ये पोर्टल से रिलेटेड कोई खास तरीका बताएं, कोई ऐप बता दें, कोई और इस तरह का मैकेनिज्म बता दें, तो ये अपने पास गुंजाइश रखें। तो कोई भी डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन अगर कंपनी पे जानी हो या कंपनी ने एससीसीपी या रजिस्ट्रार के पास भेजनी हो तो एक तरीका है अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट, दूसरा है पोस्ट या कोरियर सर्विस, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक मीन और चौथा एनी अदर मैनर एज बीन स्पेसिफाइड। तो कंपनी ने एससीसीपी या रजिस्ट्रार को भेजना हो या कंपनी के ऊपर किसी बंदे ने या कंपनी के किसी ऑफिसर को डॉक्यूमेंट भेजना होता है, रजिस्टर ऑफिस अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट, पोस्ट कोरियर सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मीन, एनी अदर मैनर एज बीन स्पेसिफाइड। क्लियर? इसी में जब हम आगे चलते हैं और हम सादा नोटिस की बात करते हैं, कंपनी जब अपने मेंबर्स को नोटिस भेजती है तो यही 4 रूल वहां पे भी हैं। कंपनी अपने मेंबर्स को नोटिस भेजेगी अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट या बाय पोस्ट या कुरियर सर्विस या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन या एनी अदर। भाई 6 बंदे हैं एक प्राइवेट कंपनी में और वो 6 के 6 डेली ऑफिस आते हैं और काम वगैरह कर रहे होते हैं। अब एक मीटिंग करनी है, कंपनी सेक्रेटरी नोटिस बनाया, सब लोगों को हैंड ओवर किया, सबसे साइनिंग ले ली, तो ठीक है, पोस्ट कोरियर इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत ही नहीं रही। तो अगर फिजिकल हो जाए तो अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट कर लें, अदरवाइज आपके पास पोस्ट या कोरियर का ऑप्शन मौजूद भी है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके का भी, और कल को कोई भी वो अगर पोर्टल कोई भी और तरीका लॉ हमें बता देता है तो वो भी। नोटिस में क्या होगा, ये बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो तमाम मेंबर्स को उनके एड्रेस पे भेजा जाता है और नोटिस में प्लेस, डेट, टाइम ऑफ द मीटिंग मौजूद होगा। जितने भी नोटिस हैं और उसके साथ एक स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस जो उसमें होगी वो भेजा जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी मीटिंग होती है तो हमारे डिफरेंट तरह के ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं, वो सबको पता होता है अकाउंट्स ऑफ प्रूफ का क्या मतलब है, डिविडेंड का क्या मतलब है। लेकिन अगर कोई स्पेशल बिजनेस हो, कल बात हुई थी स्पेशल बिजनेस कैसे कहते हैं, उन 4 के अलावा जो भी है वो स्पेशल बिजनेस है। जब भी मीटिंग में स्पेशल बिजनेस होगा, लिखा हुआ है जी हम लोगों ने एक बिल्डिंग परचेज करनी है, तो ये इतना जुमला काफी नहीं है घर बैठे मेंबर्स को बताने के लिए कि मीटिंग में जाऊं या ना जाऊं। लिखा होना चाहिए कौन से इलाके में मीटिंग, वो बिल्डिंग, कितने रुपए की बिल्डिंग, कौन से फंड इस्तेमाल होंगे, क्या पर्पस होगा, ये सारी चीजें बतानी होंगी। तो जब भी किसी मीटिंग के नोटिस में कोई स्पेशल बिजनेस हो तो एक स्टेटमेंट होगी, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, वो नोटिस के साथ भेजी जाएगी और उसमें उसकी डिटेल होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि जितने भी नोटिस हैं वो अलोंग विद स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड शैल बी गिवन टू हर मेंबर और क्लास ऑफ द मेंबर्स जिनकी मीटिंग बुलाई जा रही है, तमाम डायरेक्टर्स को। ये चैप्टर इज अबाउट मेंबर्स की मीटिंग, तो मेंबर्स की मीटिंग के नोटिस आपने डायरेक्टर्स को भी भेजने हैं, कंपनी के ऑडिटर्स को भी भेजने हैं। अगर एक बंदे की डेथ हो गई है या बैंकरप्सी हो गई है तो कोई भी शख्स जो उसका नुमाइंदा है उसको भी आपने भेजना है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हमने नोटिस के साथ भेजनी है। नोटिस किन किन को लोगों को भेजना है, तो नोटिस और नोटिस का स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट इन तमाम लोगों को जाएगी, मेंबर्स को, ऑडिटर को, डायरेक्टर को, और अगर कुछ बैंकरप्ट हो गए हैं या इंसॉल्वेंट हो गए हैं, जो बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट हो गया होता है उसकी इश्यूज को कौन डील करता है, ऑफिशियल असाइनमेंट, और जो मर गया होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर आपका मेंबर जिंदा नहीं रहा तो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को खत भेज दें, अगर आपका मेंबर बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके ऑफिशियल असाइनमेंट को खत भेज दें। तो ये उन्होंने बताया कि किस किस को आपने खत भेजना है। फिर छोटी छोटी सी खत से रिलेटेड बातें, अगर कोई भी नोटिस पोस्ट के थ्रू भेजा जाए, अब पोस्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब नोटिस आप फिजिकली किसी को देते हैं तो वो साइन कर देता है कि मुझे रिसीव हो गया। जब आप कोरियर से भेजते हैं उसमें भी एक्नॉलेजमेंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक भेजे, आजकल व्हाट्सएप पे ब्लू टिक लगे हुए आ जाते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक ईमेल पे बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो बता देते हैं अगले ने ईमेल ओपन कर ली, अगले ने पढ़ ली, अगले ने जवाब देना है, मतलब उस तरह से। तो जब भी कोई नोटिस जो है वो पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा तो पोस्ट तो खत होता है,
अब कंपनीज एक्ट बड़े पुराने जमाने से चला आ रहा है। मैंने आपको बताया कि एक थोड़ी सी बेईमानी की वजह से, थोड़ा सा अपने इश्यूज की वजह से उन्होंने कुछ पुराने सेक्शन अभी तक कीप किए हुए। तो 1984 वाले जमाने में खत भेजे जाते थे। तो वो कह रहे हैं अगर खत भेज रहे हो तो कब माना जाएगा कि नोटिस लीगली सर्व हो गया। रूल ये है कि खत को सबसे पहले प्रीपे करना पड़ता है। जब आप खत बेचते हैं तो उसके ऊपर एक टिकट लगा होना चाहिए जो आपने खरीदा हो, आपके पास एविडेंस हो कि आपने टिकट लेके इसके ऊपर लगाया था। दूसरा, खत के ऊपर आपने उसका एड्रेस डालना है, एड्रेस इन पाकिस्तान। अगर एक बंदे का पाकिस्तान से बाहर का एड्रेस है तो फिर आप पे वाजिब नहीं है कि आप उसको खत भेजें। पाकिस्तान के अंदर का एड्रेस आप वो करेंगे, आप उसे बंद करेंगे और आप अपनी तरफ से डाक ऑफिस छोड़ के आएंगे। लाल रंग का वो जो डब्बा, उसके अंदर भी डाला जा सकता है, नहीं तो डाक ऑफिस वालों को फिजिकली हैंड ओवर किया जा सकता है। कितने अरसे पहले हैंड ओवर कर देंगे? उतने अरसे पहले हैंड ओवर कर देंगे जिसके बाद ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डेज लेने के बाद भी वो अपनी ड्यू डेट से पहले पहुंच जाए। 21 दिन पहले खत भेजना था। हमें पता लगा कि हमारे मेंबर्स पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं और सबसे दूर के जो हमारे मेंबर्स हैं ना, वो फर्ज करें या कराची में या हम समझ लेते हैं गिलगित में। हमने अंदाजा लगाया कि खत पाकिस्तान के इन दो एक्सट्रीम कोनों में ज्यादा से ज्यादा कितना दिन लेता है। पता लगा 6 दिन ले लेता है खत डिलीवर होने में। 21 दिन पहले पहुंचना चाहिए नोटिस। मैंने 21 दिन पहले चलाना नहीं है, 21 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए, प्लस 6 दिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डेज, 27 दिन। तो अगर मैं 27 दिन से पीछे अपनी तरफ से लेटर बॉक्स में डाल आया, ये समझा जाएगा कि मैंने अपने हिस्से की लीगल सर्विंग कर दी है। खत पहुंचा नहीं पहुंचा, जल गया, खराब हो गया, कानूनी तौर पे मैं सिक्योर हूं अगर मैं साबित कर दूं कि मैंने उसे एड्रेस किया था, मैंने उसे प्रीपे किया था। किसी मेंबर्स को खत का ना मिलना मीटिंग को इनवैलिड नहीं कर देगा। 10,000 लोगों को खत भेजा, 2 को नहीं मिला, अब पूरी मीटिंग तो नहीं खराब हो जाएगी। हाँ, अगर वो लोग 10% पावर रखने वाले हो और उन्हें शोर डाल दिया और वो अदालत चले गए और अदालत जाके उन्होंने साबित कर दिया कि बहुत ज्यादा बदनजमी हुई थी और इतने सारे लोगों को खत नहीं पहुंचा, तो वो मीटिंग को कैंसिल करवा सकते हैं या मीटिंग का सिलेक्टेड पोर्शन। लेकिन इप्सो फैक्टो ये क्या चीज होती है? बाय द फैक्ट इटसेल्फ, इप्सो फैक्टो। ले जी, मार्कर ने भी काम करने से इनकार कर दिया। फर्स्ट करें, यहां लिखा हुआ है इप्सो, IPSO हाइफन फैक्टो, FACTO। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है बाय द फैक्ट इटसेल्फ, खुद ब खुद, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से। जैसे हम कहते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो इप्सो फैक्टो डायरेक्टर भी बन जाता है, इस फैक्ट की वजह से वो चीफ एग्जीक्यूटिव है और डायरेक्टर भी बन जाता है। तो बहुत सारी जगह पे लॉ में ना इस तरह की वर्डिंग आएगी। जब किताब आपके पास आएगी तो उस पर एक सफा होगा जो इस तरह की सारी टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई होंगी, उसका आसान मतलब लिखा हुआ होगा। फिर आप लोगों से एक प्यारी सी वीडियो शेयर होगी जिसमें मैंने उनमें से हर लफ्ज के ऊपर तसल्ली से उसको बताया होगा कि इप्सो फैक्टो का क्या क्या इस्तेमाल है, फलानो लफ्ज का क्या क्या इस्तेमाल है, ताकि जब आप बेयर लॉ पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो। मुटाटिस मुटाटिस, प्राइमा फेशियाe, इस तरह के काफी सारे वर्ड्स होते हैं। तो मैंने उन सारों को इकट्ठा करके और उनके ऊपर एक कंप्रीहेंसिव गाइडेंस वीडियो भी बनाई गई है और उसके अलावा किताब में भी उसके आसान मतलब और एग्जांपल्स भी दिए हैं। 10% जो कोर्ट में जाते हैं, इस पे क्वेश्चन में आ रहा है कि अगर इसको 9% लोगों को के साथ हुआ है, 9% लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। हाँ, लेकिन वो 1% उनको भी साथ मिला रहे हैं उनमें से कि जी, हम ये नहीं कह रहे कि 10% के साथ बुरा हुआ हो। 10% अगर अदालत जाके कहें कि बद इंतजामी हो रही है तो हो सकता है वो जाके कहें देखो इन बेचारे 2 लोगों को खत नहीं मिला। तो अगर शिकायत हो तो फिर अदालत उस पर एक्शन लेगी, लेकिन ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ नोटिस इप्सो फैक्टो ये नहीं मान लिया जाएगा कि मीटिंग ही गलत थी। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं, सब सेक्शन है। एक क्या कहता है, जब एक नोटिस सेंड होता है बाय पोस्ट, सर्विस ऑफ नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी अफेक्टेड, सर्विस ऑफ नोटिस अफेक्टेड मान ली जाएगी बाय प्रॉपर्ली एड्रेसिंग, प्रीपेइंग एंड पोस्टिंग दैट, and unless contrary is proved to have been affected at the time at which letter will be delivered in the। तो समझा जाएगा कि जितने दिनों में अब इसने पहुंचना है आपने उसे पहुंचा दिया होगा। एक्सीडेंटल ओमिशन, गलती से मिस हो जाए, टू गिव नोटिस टू और नॉन रिसीट ऑफ नोटिस बाय एनी मेंबर शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग एट एनी मीटिंग। लोगों को नोटिस का ना मिलना खुद ब खुद मीटिंग की प्रोसीडिंग को इनवैलिडेट नहीं करता। ये बात क्लियर है। मेंबर मीटिंग में कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? पर्सनली कर सकता है, थ्रू वीडियो लिंक कर सकता है और बाय प्रॉक्सी कर सकता है। खुद नहीं आ सकता, लिस्टेड कंपनी है, 10% लोगों के पास इख्तियार है कि वो
बता दें कि हमारे शहर में हमें फैसिलिटी मिले। उस शहर में जाके जहां टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही हो बैठ जाएंगे तो वो फिजिकल अटेंडी काउंट हो जाएंगे। दूसरा तरीका, खुद पहुंच जाए। तीसरा तरीका, प्रॉक्सी को भेज दें, अपनी जगह एक और बंदे को नामजद करके भेज दें कि मेरी जगह ये भाई साहब पहुंचेंगे और जो ये फैसला करेंगे वो मेरा फैसला माना जाएगा। तो मेंबर्स 3 तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हो और उनको खत भेजना हो, तो ज्वाइंट शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कि मल्टीपल लोगों ने इकट्ठे शेयर लिए हुए होते हैं। तो रजिस्टर में जब हम नाम लिखने लगते हैं तो यहाँ पे फिर एक गाइडेंस आ जाती है एससीसीपी की। वो ये कहते हैं कि जिस वक्त ज्वाइंट शेयर होल्डर्स को शेयर इश्यू हो, आप उनसे कहें और वो लोग नामजद करें कि हम में से पहला नाम किसका रखना है। तो जो सीनियर मेंबर होगा, सीनियर से मुराद है जिसका नाम पहले लिखा होगा। 5 लोग हैं, अकरम, अशफाक, फलाना फलाना, जिसका नाम सबसे पहले लिखा होगा वो काउंट होगा कि वो इनमें से मेन मेंबर है। तो वो लोग आपस में नामजद करेंगे कि जिस बंदे का नाम सबसे पहले लिख दें। उस पहले नेम पर्सन को अगर हमने खत भेज दिया तो समझा जाएगा कि हमने इन सारे लोगों को खत भेज दिया है। हमें ज्वाइंट शेयर होल्डर्स के केस में उन 5 को अलग अलग खत भेजने की जरूरत नहीं है। लॉ ने मना नहीं किया, मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो कर्टेसी में सबको खत भेज दें, लेकिन अगर आपने सबसे पहले वाले बंदे के नाम पे खत भेज दिया तो समझा जाएगा कि आपकी तरफ से खत चला गया। फिर लिस्टेड कंपनी में 10% वाली पावर हमने पहले पढ़ी हुई है कि 10% बंदा अपने शहर में भी मीटिंग को टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करवा सकता है। तो ये अपना शहर में भी शहर में हो गया। अब अगेन जिस शहर में वो मौजूद होंगे अल्फाज देख लेते हैं। Listed company shall be mentioned in notice that if certain member holding 10% of total paid up capital, अब आगे देखिएगा, reside in a city, किसी खास शहर में रहते हैं, they may demand to provide them the facility of video link for attending the meeting। तो अगर किसी खास शहर में लोग रहते हैं तो वो अपने शहर के हिसाब से वीडियो लिंक की फैसिलिटी मांग सकते हैं। 10% हो गए हमें वो मालूम जब मीटिंग। हाँ, अब वो बिल्कुल सही है कि 10% लोग ये ना कह दें कि मालम जब्बा में हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें जहां आप हमें सपोर्ट करें। कहानी यहाँ इतनी नहीं है, यहाँ अचानक से कुछ और भी आ जाता है। 2024 की रेगुलेशन नंबर 26 वीडियो लिंक फैसिलिटी के बारे में। सबसे पहले नोटिस, मीटिंग के नोटिस में ये बात बतानी जरूरी होगी कि 10% वोटिंग पावर रखने वालों के पास ये ऑप्शन मौजूद है। चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी की क्या जिम्मेदारी है, ये इंश्योर करेंगे कि मेंबर्स या उनके प्रॉक्सी, सिर्फ मेंबर ही उनके प्रॉक्सी ही उस मीटिंग को अटेंड करें जहां आपने टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दी है। ऐसा ना हो कि जनाब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ हो कि यार वो आज टीवी पे मीटिंग देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। मेंटेन करें मीटिंग की इंटेग्रिटी और ओवरसी करें टेक्निकल अरेंजमेंट। ऐसा ना हो कि आपने उनको लिंक दे दिया और इधर मीटिंग चले जा रही है और असल वाले बेचारे खटका कर रहे हैं, माइक ऑन कर रहे हैं, उनका माइक नहीं चल रहा, वो बोलना चाह रहे हैं, उनको कोई देख नहीं रहा। इफ देयर आर सम जो कि टेली वीडियो से आए हैं तो फिर आपने उनकी मीटिंग को भी ध्यान से देखना है कि वहां पे इंतजाम सही है, वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रिलायबल फैसिलिटीज देंगे और एक कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड करेंगे उनको वोटिंग के लिए और मुख्तलिफ तरह के सवाल जवाब करने के लिए। वीडियो या टेली रिकॉर्डिंग, ये सारे सेटअप की जो वो है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा उन लोगों के लिए जो वहां मौजूद थे, ताकि अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टी या कुछ और इस तरह का मसला आया तो उन लोगों को थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए। अदरवाइज एक मीटिंग की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करना लॉ ने नहीं कहा होता। आप करें ठीक है, कानून ने नहीं कहा। कानून हमेशा मानता है राइटिंग में जो मिनट्स होते हैं, मिनट्स में अगर एक चीज लिखी है तो कानून उसको एक्नॉलेज करता है, अदर देन मिनट्स कानून एक्नॉलेज नहीं करता। लेकिन ये टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वालों के लिए रेगुलेशन 56 ने हमें एक एक्स्ट्रा प्रोसीजर बताया। तो आपको अब तक समझ आ गया होगा कि 2024 की रेगुलेशन करती क्या है, किसी खास सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट को एनहांस करते हैं। जहां होता है ना एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड या स्पेसिफाइड, तो वो अक्सर जगह वो बताते हैं कि ये चीज ऐसे हो सकती है, ये चीज ऐसे हो सकती है। अकाउंटिंग में स्ट्रिक्ट आते हैं जी अकाउंटिंग में जी, जिस तरह से उसमें आपकी स्पेशल इंटरप्रिटेशन होती हैं और इस तरह की चीजें, तो यहाँ लॉ में हम चीजों को जोड़ के पढ़ते हैं। तो कोशिश ये है कि आपके पास टॉपिकल जो भी चीज आपस में सिंक हो रही है वो उसी जगह पे हम पढ़ लें। तो क्या हमें नोटिस और डिफरेंट तरह के नोटिस को भेजने के तरीके का पता लग गया? स्पेशल बिजनेस, सारी बात आपने पहले पढ़ी हुई है। कोई भी बिजनेस एजेंडा इन 4 के अलावा स्पेशल बिजनेस कहलाता है, ये हमने पहले बात की थी। और जब भी कोई स्पेशल बिजनेस डिस्कस होना किसी मीटिंग में तो नोटिस में स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट होगी उस बिजनेस के बारे में कि ये इंफॉर्मेशन और ये इस तरह से होगी। यह एक छोटी सी बात जो कैफ में उस तरह से डिस्कस नहीं होती। अगर आपने नोटिस में लोगों से कहना है कि आओ हम इकट्ठे होंगे और हम एक कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करेंगे, हमारा फलाना पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है,
सेक्शन 134 की क्या रिक्वायरमेंट है? वो ये कहते हैं कि ये सेक्शन 134 के अंदर की स्टेटमेंट कहलाती है। सेक्शन 134 ने ये कहा है कि जब जब भी कोई स्पेशल बिजनेस होगा तब तब आपने उसकी कंप्रीहेंसिव डिटेल नोटिस के साथ भेजनी है। और नोटिस किसको भेजना होता है? सारे मेंबर्स को। तो इसका मतलब आप एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रहे हैं और आप पूरे पाकिस्तान में नोटिस भेज रहे हैं। अब मेंबर्स को ये भी नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हें नोटिस, तुम्हें बताया कॉन्ट्रैक्ट तो सारों को पता लग जाएगा, तो छुपा भी नहीं सकते। और अगर बता दिया तो एक कॉन्ट्रैक्ट की सैंक्टिटी आउट हो जाएगी कि वो तो पाकिस्तान में मारा मारा फिर रहा है। तो ऐसे में समटाइम कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आप नहीं चाहते कि आप साथ भेजें। तो अगर आप चाहते हैं लोगों से कि मीटिंग में आने से पहले तुमने अगर फलाना डॉक्यूमेंट देखना जो मीटिंग में अप्रूव होना है, तो कंपनी की रजिस्टर ऑफिस या कंपनी की फलाना फैक्ट्री या कंपनी की फलाना लोकेशन पर पड़ा होगा, अगर जाके देखना हो तो देख लेना। मुझे प्रैक्टिकली ना सेक्शन पे बड़ी उलझन होती थी। मेरा था जब है ही पब्लिक कंपनियां तो इनके कॉन्ट्रैक्ट भी पब्लिक होने चाहिए, इनकी चीजें भी पब्लिक होनी चाहिए। तो जब ये खत भेज रहे हैं तो जब खत पे खर्चा करने ही है, जब टीसीएस लगी गया, जब एक लिफाफा लेके उसमें 4 कागज डाल दिए तो 5वां कागज डालने में क्या मसला है? इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज की डीम्यूचुअलाइजेशन की असाइनमेंट थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अब का कॉन्सेप्ट है, पुराने जमाने में 3 स्टॉक एक्सचेंज होती थी, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची। तो एक असाइनमेंट चल रही थी जिसमें पाकिस्तान भर की सारी स्टॉक एक्सचेंजेस ने आपस में मर्ज होना था और एक सिंगल स्टॉक एक्सचेंज बनना था। उस असाइनमेंट के तहत मैं अपनी फर्म की तरफ से इस्लामाबाद गया हुआ था और वहां पे जब हम पहुंच के मुख्तलिफ चीजों को देख रहे थे तो इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज वाले उस वक्त एक टावर बना रहे थे, एक ट्विन टावर बना रहे थे। 2 बिल्डिंग थी जो एक जैसी थी। पता नहीं इस्लामाबाद से अगर आप में से किसी का ताल्लुक रहा हो या इस्लामाबाद गए हो तो वहाँ ब्लू एरिया में इनका वो ट्विन टावर नजर आता है स्टॉक एक्सचेंज का। वो उस वक्त बन रहा था, तो उसका काम उन्होंने एक कंपनी को दिया हुआ था और उनका एक बड़ा कंप्रीहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट था। तो मैंने फिर उनसे कहा कि जी ये जो आपने फलाना मेंबर्स की मीटिंग की है, उस मेंबर्स की मीटिंग में आपने कहा था जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट फलाना जगह पड़ा, आके देख लें, तो आपने भेजा क्यों नहीं? अब मैं वही जो थ्योरी में पढ़ा हुआ था, मैं प्रैक्टिकली मैंने कहा जी आप जब नोटिस भेज ही रहे थे, खर्चा कर रहे थे, तो भेज देते। तो साहब मुस्कुराए मेरे बचपने पे। उन्होंने कहा यार छोटा सा बच्चा पता नहीं क्या जो है ना इसके दिमाग में आ गया। उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट निकाल के दिखाता हूँ। वो ऐसे करके गए एक जगह, इतनी बड़ी फाइल उठाई, 700 सफ़े का कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि उसके अंदर एक डबल टावर बन रहा है। उसके अंदर एक एक लेवल पे कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होना है, कौन कौन सी चीज किस तरह से होगी, हर छोटी से छोटी चीज तो डिफाइन थी उसमें। अब 700 सफ़े का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वाकई कंपनी किस तरह से खतों के साथ भेजती। जमाना भी कोई बहुत वो वाला नहीं था जिसमें बहुत ज्यादा वेबसाइट चल रही हो, बहुत ज्यादा आईटी तेज हो गई भी हो। तो वो शायद 2007 के आसपास, 6-7 के आसपास की बात है, 6 की है शायद। तो उस वक्त मतलब ये था कि वो डॉक्यूमेंट इस तरह का था कि वो डॉक्यूमेंट भेजा ही नहीं जा सकता था। वो 700 सफ़े का डॉक्यूमेंट पूरे पाकिस्तान में भेजते तो वो बड़ा अच्छा खासा मुश्किल में आ जाते। तो रूल क्या है? इफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स एन अप्रूवल टू एनी डॉक्यूमेंट बाय मीटिंग, अगर कोई भी आइटम ऑफ बिजनेस कोई अप्रूवल मांगता है किसी डॉक्यूमेंट पे थ्रू मीटिंग, द टाइम एंड द प्लेस वेयर द डॉक्यूमेंट मे बी एक्सपेक्टेड शैल बी स्पेसिफाइड इन द स्टेटमेंट। बताएंगे कि कौन सी जगह पे ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जिसने आके देखना वो कैसे देख सकता है। सर अब तो इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज सकते हैं। तो अब ऐसे में ये जो ये वाला सेक्शन है, क्योंकि कंपनी लॉ सबके लिए है, सारी कंपनियां भी 100% इलेक्ट्रॉनिक पे शिफ्ट नहीं है। एग्जिस्टिंग कंपनियां 1984 वाली, तो कुछ कंपनियां जो अभी तक सही से नहीं शिफ्ट हुई, उनको अभी भी वो कुछ ना कुछ फिजिकल प्रोसीजर बता रहे हैं। कंपनियों से वही वाली बात है कि कंपनियों से तो बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आती है। जैसे उन्होंने कहा पॉइंट ऑफ सेल जो वो चीजें हैं वही सही से नहीं चल रही होती। पीओएस का सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है। मुझे याद है 2017 में एसईसीपी ने ये कहा था कि अब से ऑनवर्ड हम आगे किसी भी टाइम पे एक डेट बताएंगे, उस डेट के बाद से शेयर्स फिजिकली होल्ड करना मना हो जाएगा। शेयर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा, सिर्फ और सिर्फ बुक एंट्री फॉर्म में होगा। ये नहीं कहा किस दिन से, उन्होंने कहा हम एक तारीख बताएंगे। ये सोचा कि वो तारीख बिल्कुल करीब करीब ही है और अपनी तरफ से एक बहुत मैक्सिमम डेडलाइन रखी कि हम अगले 4 साल में से किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं कि आज से ऑनवर्ड फिजिकल शेयर आना बंद हो जाएंगे।
वो 2017 का बताते बताते अब 24 में आके 24 एंड 25 के आसपास आके बताया कि अब फिजिकल शेयर बंद होंगे। तो होता ये है कि हमारे मुल्क में अभी आईटी या जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो आते आते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बहरहाल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक दौर है तो अब तो बहुत इजी हो सकता है, मेंबर को बड़े अच्छे तरीके से सेफ फॉर्मेट में उसको मेल भेजी जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मेंबर्स फिर हजारों हैं, हजारों मेंबर्स को एक ऐसा डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं जो कि आम आवाम के हाथ नहीं लगना चाहिए। तो बेहतर है कि उनमें से जो बहुत ही इंटरेस्टेड हो वो आके फलाना जगह पे बैठ के कंपनी के लोगों की मौजूदगी में उनसे सवाल जवाब वगैरह पूछ ले, रादर देन कि हम उस डॉक्यूमेंट को जिप फाइल बना के, सिक्योर फाइल बना के, भाई सिक्योर या जिप जो भी फाइल बनाएंगे हर मेंबर को उसको ओपन करने का वो पासपोर्ट तो देंगे। तो जब आपने 15,000 लोगों के पास भेज दिया तो समझे पाकिस्तान भर को तो आपने बता दिया। तो इसलिए अगर कंपनियां इस चीज को अवेल करना चाहें तो वो उसको कवर कर सकते हैं। टॉप लेवल पे जो गवर्नेंस में होता है वो चेयरमैन होता है जो इंश्योर करता है कि सारे काम सही हो रहे हैं, और सेक्रेटरी इज दैट पर्सन जो कि असल में इस चीज को काम कर रहा होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी हल्के बंदे नहीं होते, अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल के बंदे होते हैं। आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट हल्के लेवल के नहीं होते, भारी होते हैं बड़े। ले जी, स्पेशल बिजनेस वाली बात समझ आई। नोटिस का फॉर्मेट लिस्टेड कंपनी का, जस्ट नॉलेज के लिए कि आपको आइडिया हो कि भाई नोटिस प्रैक्टिकली कैसे दिखते हैं। आप जिस भी जगह कभी ऑडिट करने जाए, आपका जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो कहीं, आप उस कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने शौक से जरूर देखिएगा। कई दफा उनकी एनुअल रिपोर्ट में कुछ अच्छे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिसमें आपको डायरेक्टर रिपोर्ट मिल जाती है, जिसमें नोटिस मिल जाता है। फिर हो सके तो उनकी डायरेक्टर की मीटिंग या मेंबर की मीटिंग या मिनट्स पढ़ने की जरूर कोशिश कीजिएगा। मुझे एक स्ट्रॉन्ग फियर है कि आई किसी भी अटेम्प्ट में अचानक से आप पेपर देने जाएं, आपसे कई कंपनी है, उस कंपनी की ये स्टैट है, ये नोटिस हमारा, ये प्लान है उनसे डिस्कस करने का मीटिंग में, चलो भाई एक नोटिस ड्राफ्ट करो। या हो सकता है आपसे कहीं मीटिंग में ऐसे ऐसे कार्रवाई हुई, जरा प्यारे से उसके मिनट्स बना दो। या हो सकता है डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर की किसी कंटेंट पे आपसे तबसरा करवा लें। तो कुछ डॉक्यूमेंट है, जब किताब आपके पास आएगी तो मैंने डायरेक्टर रिपोर्ट का भी एक छोटा सा पैटर्न दिया हुआ है, मिनट्स का भी एक छोटा सा पैटर्न दिया हुआ है, और इसके अलावा ये नोटिस कोशिश की है कि जरा थोड़ा सा स्मार्ट सा नोटिस हो जो एक सफेद टाइप पे आ जाए। तो नोटिस तकरीबन दिखने में इस तरह से होता है। कॉलगेट कंपनी का जो है वो ये नोटिस है, काफी पुराना नोटिस है 2019 का, सब फॉर्मेट समझाने के लिए। नोटिस ऑफ एजीएम, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट फलाना मीटिंग ऑफ ये वाली कंपनी की इस वेडनेसडे सितंबर 18 2019 को इतने बजे होगा इस जगह। कौन सी मीटिंग है, कौन सी कंपनी की है, किस दिन है, किस टाइम है, कौन सी जगह पे, ये बता दिया। फिर क्या किया उन्होंने, ऑर्डिनरी बिजनेस अलग से बताए, स्पेशल बिजनेस अलग से। ऑर्डिनरी में उन्होंने कहा कि हम अकाउंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिसीव, कंसीडर और अडॉप्ट करेंगे। फाइनल डिविडेंड हम इन कैश इतने % देंगे, और हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, उनकी रिम्यूनरेशन फिक्स करेंगे। 3 ऑर्डिनरी बताए, और फिर बताया स्पेशल बिजनेस टू कंसीडर टू पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एज स्पेशल रेजोल्यूशन। उन्होंने कहा ये 2 रेजोल्यूशन होंगी जिनको हम स्पेशल रेजोल्यूशन के तौर पर पास करेंगे। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 इन द अबव मैटर मेंशन्ड इन आइटम नंबर 4 इज, आइटम नंबर 4 में जो स्पेशल बिजनेस का जिक्र हुआ है, इसकी वो स्टेटमेंट जो इसकी डिटेल्स बताएगी वो इस नोटिस के साथ अनेक्स्ट है। तो नोटिस के साथ एक और डॉक्यूमेंट लगा होगा, उस एक सफे पे उस वाले आइटम की डिटेल होगी कि हम उसमें एग्जैक्टली क्या क्या करना चाह रहे हैं। और देन कंपनी के बोर्ड वगैरह की तरफ से लोगों ने साइन किए, तारीख शारीख आ गई। तो ये तकरीबन एक रफ सा फॉर्मेट है कि जो नोटिस है वो तकरीबन देखने में किस तरह का होता है। कभी भी किसी भी एजीएम का नोटिस देखना बहुत आसान है। आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठाएं, उस एनुअल रिपोर्ट में जो बचपन से आप नहीं पढ़ते आ रहे कि जी ऑडिटर रिपोर्ट होगी, डायरेक्टर रिपोर्ट होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर और डायरेक्टर रिपोर्ट 3 तो होती हैं। अगर लिस्टेड कंपनी हो तो फिर चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी होती है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी स्टेटमेंट होती है। अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके ऊपर भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिटर की रिपोर्ट होती है। ये शुरू में आप बनाते हैं ड्राफ्ट और ड्राफ्ट भेजते हैं सारे मेंबर्स को। तो कंपनियां एक आसान काम ये करती हैं कि इसी बुकलेट के अंदर नोटिस को भी प्रिंट कर देते हैं। तो इस बुकलेट में एक एंड पे एक सफा होता है जो नोटिस होता है, और नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म लगा हुआ होता है ताकि कोई उसे टीयर करके और जो प्रॉक्सी बनाना चाहे वो बना सके।
तो अगर आपने प्रैक्टिकली किसी नोटिस की शक्ल देखनी हो आज के दौर में लेटेस्ट किस तरह से है, तो किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठा के देख लें, तो उसमें आपको एक सफे पे, एक डेढ़ सफे पे नोटिस पूरा का पूरा लिखा नजर आएगा, जिससे आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जी, इन्होंने कहा मैं बैंक में गया तो वहाँ उस पे जो उनका बोर्ड है वहां पे लगा हुआ था। बैंक के केस में स्टेट बैंक कहता है कुछ खास तरह की चीजें वो कहता है आपको पब्लिकली डिस्प्ले करनी है, उनके ऑडिट रिपोर्ट, उनके पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनकी मुख्तलिफ तरह की पॉलिसीज वगैरह, और वो बकायदा आपको हर बैंक हर ब्रांच में एक ग्रीन बोर्ड नजर आएगा जहां पे वाजिब होगा, हर ब्रांच में करना पड़ता है उन्हें। ये हम बैंक का जब लॉ पढ़ रहे होंगे तो उधर हम देखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्स उधर भी नहीं देखेंगे, लेकिन बैंकों का लॉ स्पेसिफिकली बैंकों को बहुत ज्यादा चीजें पब्लिकली डिस्क्लोज करने का कहता है। तो हर कंपनी पे वाजिब नहीं है कि अपनी चीजें बताए। हाँ, वेबसाइट मेंटेन करने का उन्होंने हर पब्लिक कंपनी को कहा है कि एक वेबसाइट मेंटेन करें और उस पर पब्लिकली वो डाटा रखेंगे जो वो बताते जाएंगे। तो अभी तो कहानी शुरू हुई है, हम आगे आगे जाएंगे तो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट देखते रहेंगे। तो क्या ये नोटिस की शक्ल समझ आई? अब ये किसी सेक्शन में नहीं लिखा हुआ, ये एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट है, और आईकैप का जो बाउंड्री है वो लॉ से थोड़ा सा बाहर भी निकल सकती है। तो वो कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक प्रैक्टिकल इंसान हैं और आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना आता होगा। बेयर लॉ में ये ड्राफ्ट नहीं है। हाँ, तो फिर कम से कम, और इसको बेशक जरूरी नहीं कि यही किसी भी कंपनी के जब भी आपको रिकॉर्ड कोई डॉक्यूमेंट देख रहे हो तो बेहतर है उसके एक दफा नोटिस देख लें। 3-4 नोटिस आपने देखे होंगे आंखों से, वैसे ही जहन में बैठ जाएगा। एक ओवरऑल देखे ना, ऊपर टाइम प्लेस वगैरह बताया, कंपनी का नाम बताया, ऑर्डिनरी बिजनेस आपको होता है वही गिनती के 4 होते हैं, स्पेशल में वो सवाल आपको खुद ही डिटेल बताएगा और उसी से रिलेटेड आपको चीजें ज्यूम करके एक स्टेटमेंट बना लेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं किताब में जो फॉर्मेट है उसमें ये स्टेटमेंट जो अंडर सेक्शन 134 है वो भी दी हुई है। यहाँ जगह की कमी और टाइम की कमी की वजह से सारी चीजें शेयर नहीं हो रही। वैसे भी मैं देखो अगर सिर्फ स्पेशल बिजनेस या ऑर्डिनरी बिजनेस याद हो, ऑर्डिनरी कौन से हैं, ऐसे ही है, तो पढ़ के भी पता चल जाएगा। ऐसे ही है। तो आप एक नोटिस का मैक्सिमम पोर्शन तो बड़े अच्छे तरीके से क्रिएट कर लेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हमने सिर्फ चीजों को याद करना है या मैप बनाना है, हमें प्रैक्टिकली भी समझना है। इस पेपर में आईकेपी एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारा थोड़ा दिमाग चल रहा है, हमें एग्जैक्टली पता है कि क्या हैपनिंग हो रही है और किस तरह। जैसे मैंने कहा ना, इस वक्त जो पीआईए वाली एपिसोड गुजरी है उसके बाद पीआईए की रिस्ट्रक्चरिंग का एक बड़ा खूबसूरत सवाल तो आना बनता ही बनता है, नहीं देंगे तो हैरत होगी कि, और फिर वो जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या बच्चे इतना लॉजिकली साउंड थे कि जो हम लॉ में पढ़ रहे हैं हम उसको अप्लाई करके देखें। तो चैप्टर 1 जो कि हमारा बड़ा मशहूर चैप्टर है जिसमें से 15 नंबर का सवाल 15 से 20 नंबर आईकैप कह रहा होता है, 10 से 15 कहता है लेकिन 15 से 20 तक अब सवाल आ सकता है। तो उसके अंदर ये पीआईए वाली स्टोरी को भी हम लेकर कर रहे होंगे इंशाल्लाह, प्रोवाइडेड कि आपके पास स्टोरी का सही वर्जन हो, फिल्मी वर्जन या फेसबुकी वर्जन ना हो, वो उसका जो पीछे उसके जो स्टैट्स हैं वो आपको पता हो और उसके मुताबिक डिस्कशन हो। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मीटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा? कौन हेड करता है जी मीटिंग को? चेयरमैन। चेयरवुमेन नहीं हो सकती? कभी चेयरवुमेन नहीं सुना? चेयरपर्सन। अगर एक खातून इस सीट पे हो तो हम उसको चेयरमैन के बजाय चेयरपर्सन कहते हैं, आम इंग्लिश में, कॉमन सेंस में, हमारी पॉलिटिकल जबान में। जैसे बेनजीर भुट्टो चेयरपर्सन कहलाती थी, लेकिन कानून अंधा होता है, ये खातून को भी चेयरमैन ही कहेगा। तो आपने इस पे परेशान नहीं होना, और जो है ना ऑनलाइन नजर आते हैं इस पे अचानक से बहुत ज्यादा वो एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कर देने और एकदम से मार्च शुरू नहीं कर देने कि ये क्या है, खवातीन के लिए लफ्ज इस्तेमाल क्यों नहीं किया। लॉ ज्यादातर जो है ना वो मेल जेंडर्स वाली टोन में बात कर रहा होता है, लेकिन ये दोनों को कवर कर रहा होता है। तो अगर वो कहें कि वो पर्सन, एक पर्सन को पेनल्टी पड़ेगी और ही शैल डू दिस, तो ही का मतलब ही भी होगा और शी भी होगा, बजाय इसके कि वो हर जगह ही या शी वट एवर द केस में भी लिखते हैं तो उनके इतने सारे अल्फाज ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए वो शुरू में एक छोटा सा नोट दे देते हैं कि भाई जेंडर्स को इरेलेवेंट कर दें, और अक्सर वो पर्सन बोल देते हैं ताकि झगड़ा ही नहीं मच जाए। लेकिन आपने यहाँ चेयरमैन को, चेयरवुमेन, चेयरमैन दोनों के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा चेयरमैन। मीटिंग को कौन चेयर करेगा? मेंबर्स की मीटिंग को वही चेयर करेगा जो डायरेक्टर्स की मीटिंग को चेयर करता है। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग का जो चेयरमैन है वो हमेशा मौजूद होना चाहिए जब जब भी मेंबर्स की मीटिंग हो। ऐसा थोड़ी है कि साल में पता नहीं कितनी दफा हो रही है मेंबर्स की मीटिंग, अक्सर पूरे साल में बस एक एजीएम ही हो रही होती है। कभी कभार कोई ईओजीएम हो गई तो एक आध दफा हो गई। तो अब अगर एक साल में एक एक्टिविटी ऑन एवरेज 2 दफा होनी है
तो उसके लिए इतना टाइम तो देना चाहिए कि हमारा जो चेयरमैन है डायरेक्टर्स का वो वहां मौजूद हो और उस मीटिंग को चेयर करे। बट लॉ ये कहता है कि अगर मीटिंग स्टार्ट हुए 15 मिनट हो जाए और ये मिस्टर चेयरमैन मौजूद नहीं है, या चेयरमैन मौजूद है लेकिन विलिंग नहीं है, वो इस मीटिंग को हेड नहीं करना चाहता, उसे लगता है कि बहुत अंडे टमाटर पड़ने वाले हैं, तो वो ना करे चेयर। जितने डायरेक्टर्स वहां उसके अलावा मौजूद होंगे वो आपस में से किसी को चेयरमैन बना देंगे। और अगर उस मीटिंग में कोई भी डायरेक्टर इंतजामिया के तौर पे नहीं आया हुआ तो मेंबर्स आपस में से इलेक्शन करेंगे और एक बंदे को चेयरमैन नामजद कर देंगे सिर्फ इस मीटिंग के लिए। ये चेयरमैन क्या करता है? अब अगेन ना हम चूंकि साथ साथ सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं तो इन चीजों के थोड़े से दूसरे मतलब भी समझते रहेंगे। क्या करता है चेयरमैन? मीटिंग्स कंडक्ट करवाता है। इसका रैंक क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव से ऊपर होता है, नीचे होता है, डायरेक्टर से ऊपर होता है या नीचे होता है? ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से होता है। लिस्टेड कंपनी के चेयरमैन आता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसका मतलब है आता डायरेक्टर्स में से है। तो इसका रैंक क्या है? क्या डायरेक्टर्स की बात मानने के पाबंद है? ये मीटिंग के टाइम को हेड करता है, मीटिंग के टाइम उस सारी इंतजामिया को हेड करता है, यानी ये लीडरशिप को देखता है बोर्ड की ड्यूरिंग मीटिंग। मैं अक्सर इसको समझाता हूं जिस तरह से हमारा स्पीकर होता है, असेंबली की कार्रवाई जब हो रही होगी तो जो स्पीकर है वो हेड कर रहा होगा, उसकी मर्जी किसी का माइक बंद कर दे, तो उसकी मर्जी वजीर आजम से कहे भाईजान आपकी बात हो गई अब आप बैठे, हाँ भाई साथ वाले भाई अब आप बताएं। स्पीकर बताएगा अब कौन बोलेगा अब कौन नहीं बोलेगा। अब वोटिंग किस तरह से होगी? तो स्पीकर इज द हेड ऑफ दैट ऑल हैपनिंग। जैसे ही इजलास खत्म होगा वजीर आजम ने उसकी बीच चीजें पकड़ जाए कि तू बड़ा चौड़ा हो रहा था, बस अगली दफा तुम्हें तो सीट से उड़ाते हैं ना। तो मीटिंग्स में वो हेड कर रहा है, लेकिन अदर देन मीटिंग चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वजीर आजम वो हेड होता है उस सारे सेटअप का। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑल इन ऑल होता है, हेड होता है, लेकिन वो भी सबके साथ मिलके काम करता है। बस वो सब में जरा सबसे सीनियर बंदा होता है, ओहदा उसका रैंक बड़ा होता है। चेयरमैन जो है वो सिर्फ मीटिंग के वक्त का एक सीनियर मैच्योर सा बंदा होता है जो कोशिश ये करता है कि मेंबर्स या डायरेक्टर्स की मीटिंग में लड़ाई झगड़े ना हो, को फड्डे शड्डे ना हो और चीजें स्मूथ चलती रहे। तो रूल समझ आ गया? पहले इसका इंतजार करेंगे, ये नहीं मौजूद, 15 मिनट गुजर गए या मौजूद और विलिंग नहीं है, तो डायरेक्टर्स में से कोई वो भी मौजूद नहीं है या विलिंग नहीं है, तो फिर मेंबर्स में से कोई सिलेक्ट हो जाएगा। ये सब समझ आ रहा है? कैफ वाली बात रिपीट हो रही है। वोटिंग आपको याद होगा, शो ऑफ हैंड, पोल, दो तरीके थे, लेकिन वोटिंग अभी का हमारा टारगेट नहीं है। जब हम वो वाली रेगुलेशंस ओपन करेंगे तो फिर हम वोटिंग के रूल्स को देखेंगे और वोटिंग के रूल्स को उन रेगुलेशंस के साथ जोड़ेंगे। एक सेक्शन जो कि कैफ लेवल पे आपने नहीं पढ़ा था, अनडिजायर्ड एक्टिविटी ऑफ द शेयर होल्डर। मीटिंग के अंदर लोग हुटिंग नहीं करेंगे, अजीब अजीब सी आवाजें नहीं निकालेंगे, लतीफे नहीं छोड़ेंगे, मीटिंग का डेकोरम बरकरार रखेंगे। अ मेंबर ऑफ कंपनी शैल एक्ट इन गुड फेथ व्हाइल एक्सरसाइजिंग इट्स पावर एज अ शेयर होल्डर। जब एज अ शेयर होल्डर आप अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप हमेशा गुड फेथ में काम करेंगे। शैल नॉट कंडक्ट देमसेल्फ इन अ मैनर, किसी ऐसे तरीके में अपने आप को नहीं लेके जाएंगे दैट इज कंसिडर्ड डिसरप्टिव टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग। आप ऐसी हरकतें नहीं करेंगे जिससे मीटिंग का डेकोरम खराब हो। जैसे आईकैप में भी एक साहब बार बार सवाल पूछ रहे थे, तो जो मीटिंग को हेड कर रहे थे उन्होंने ये कह के उन्हें कहा कि आप सीनियर आदमी हैं, आपकी बातें भी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन आपके बार बार सवाल पूछने से मीटिंग का डेकोरम खराब हो रहा है। तो अगेन मेंबर्स को ये सजेस्ट किया उन्होंने कि आपने क्या करना है, इस तरह के तरीकों में नहीं इन्वॉल्व होना जिससे मीटिंग खराब हो रही हो। बिला वजह सवाल पूछ लिए, बिला वजह ड्रैग कर रहे हैं, अचानक से कोई सियासी बात शुरू कर दी, अचानक से कोई मजहबी शोशा छोड़ दिया, तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी। अ मेंबर शैल नॉट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस और अप्रोच द मैनेजमेंट डायरेक्टली फॉर डिसीजन व्हिच मे लीड टू क्रिएट हर्डल इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट। इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, ये नहीं है कि अपनी बात कर रहे हैं तो बार बार इतना रिपीट कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट के बंदे हैं उनको कह रहे हैं कि नहीं आप देखें ना मेरी बात सही है ना, हाँ भाई दोस्तों तुम लोग क्या कहते हो, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। तो इस तरह की जो है ना लीडरशिप नहीं दिखानी। मीटिंग का एक तरीका है, चेयरमैन नोज बेटर, तो मेंबर्स को उन्होंने कहा खबरदार आप लोगों ने ऐसी हरकत नहीं करनी, और अगर कोई गलत करेगा तो लेवल 1 की उसे पेनल्टी पड़ सकती है। तो किसी भी जगह शिकायत पड़ने पे अथॉरिटीज एक इंडिविजुअल को लेवल 1 पेनल्टी डाल सकते हैं। आप अगर गौर से देखें तो पूरा कंपनी लॉ आप लोगों ने पढ़ लिया, कभी ये नहीं देखा था कि मेंबर को पेनल्टी हो।
डायरेक्टर को पेनल्टी होती थी, ऑफिसर्स को पेनल्टी होती थी, कंपनी को पेनल्टी होती थी, मेंबर्स को नहीं होती थी, तो सेपरेट लीगल पर्सन होते थे। तो यहाँ लॉ को गुस्सा है, वो मेंबर जो कंपनी का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लेवल 1 पेनल्टी हो सकती है। तो ये एक सेक्शन थोड़ा सा कैप से डिफरेंट था। अब थोड़ा सा हम एडमिनिस्ट्रेटिव बातें करते हैं। रेगुलेशन 55 की कहती है कि जो शेयर होल्डर्स का कंडक्ट है मीटिंग में, उसमें शेयर होल्डर की क्या जिम्मेदारी है और चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है। चेयरमैन आउटलाइन करेगा भाई मीटिंग कैसे होगी, पहले कौन डिस्कस करेगा, बाद में कौन करेगा। चेयरमैन को चाहिए मुनासिब लैंग्वेज इस्तेमाल करे, चाहे ऑपोजिशन भी सामने बैठी हुई हो, लेकिन उसने गालम गलोच का कल्चर नहीं करना, उल्टी सीधी बात नहीं करनी, और सूटेबल टाइम हर बंदे को बोलने के लिए देना है। ये ना हो कि अपनी जमात वालों को बोलने का टाइम दे दिया और दूसरों की बारी आई तो उनका माइक बंद कर दिया। बल्कि पिछले दिनों वो शायद कोई साहब दूसरे को याद भी करा रहे थे कि वो एक बंदा था, वो बोलने लगा था तो स्पीकर ने उसका माइक बंद कर दिया था। और तो अब अगली दफा हालात पलटे, ये भाई साहब खुद स्पीकर बन गए और इसने उन्हें कहा कि ठीक है जी आप बोले और मैं आपका माइक बंद नहीं करूंगा, हो सकता है आपको कुछ याद आ जाए। तो वो मेरे सामने वो वीडियो गुजरी, तो वो वीडियो बनाने वाले ने बड़ा ज़रा वो किया था, वो सीन भी दिखाया हुआ था कि जब वो बोलने लगा था और अगले ने कहा था कि इसका माइक बंद कर दो, और अब जो नीचे जिसका माइक बंद था वो स्पीकर की सीट पे आके बैठा हुआ था और जिसने माइक बंद किया हुआ था वो सामने मेंबर बन के बैठा हुआ था। तो इसने कहा कि आप बोले और मैं आपका माइक बंद नहीं करूंगा, शायद आपको कुछ याद आ जाए, इस तरह का उसने जुमला बोला था। पता नहीं मेरे ख्याल में शायद उसने पूरा बोल कादिर पटेल कुछ इस तरह से, मेरे को बहुत ज्यादा सियासी नहीं हूँ, आपको पता ही है, ठीक है। तो वो मतलब कोई था मेरे ख्याल में शायद पीपल्स पार्टी वाली साइड से कोई बंदा था या कुछ इस तरह से करके। तो चेयरमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान करना है, बताना है कि मीटिंग कैसे चलेगी और लोगों का ख्याल रखना है, आपने लोगों को बोलने का टाइम देना है। शेयर होल्डर का कंडक्ट, ऐसा कोई मटेरियल नहीं लेके आना है जिससे पार्टिसिपेंट को कोई थ्रेट महसूस हो, सोटी लेके आ जाए, कोई गन लेके आ जाए और जो है ना लोगों को लगे कि अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें फायर खोल देना। स्टिक टू एजेंडा आइटम स्पेसिफाइड इन द मीटिंग नोटिस, बार बार लेफ्ट राइट ड्रैग नहीं करना, जो मुद्दा है उसी पे बात होगी। कमेंट्स को कंपनी के अफेयर्स तक महदूद रखना है, अचानक से किसी और कंपनी की किसी और अफेयर्स में घुसने की कोशिश नहीं करनी। रिस्पेक्ट यानी कि आपने पॉलिटिकल एफिलिएशन या रिलीजियस सेंटिमेंट्स वगैरह के ऊपर बात करते हुए ख्याल करना है। दो ऐसे टॉपिक जिससे किसी भी मीटिंग किसी भी डिस्कशन को तहस नहस किया जा सकता है, एक मजहब और एक सियासत, और यही दोनों हमारी पूरी कौम के बड़े पसंदीदा टॉपिक्स हैं, जिससे किसी भी चलती हुई क्लास में अचानक से पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हो जाओ, बस अब जो है ना वो पूरी क्लास गई। ये तो मैं तो जो है ना वो तो बता रहा हूँ कि कानून में क्या लिखा हुआ है। तो अच्छा है ना, असल में देखना वो कानून क्या करता है, कुछ ऐसी जनरल गाइडलाइन देता है जो ओवरऑल चीजों को बेहतर तरीके से लेके चले। तो क्या ये कहानी समझ आई? वापस चलते हैं हम उन फॉर्मेलिटीज पे। प्रॉक्सी, बैक एंड पे आपको एक बंदा नजर आ रहा है जो कि खत दूसरे को दे रहा है और एक हाथ में डब्बा है जिस पे वोट लिखा हुआ, वो भी दूसरे के हवाले कर रहा है। प्रॉक्सी कौन होता है? जब एक बंदा मीटिंग में नहीं जा सकता तो वो किसी और बंदे को अपना वोट दे के भेजता है, खुद नहीं आता, अपनी वोटिंग की नुमाइंदगी करने भेजता है। तो मैं नॉर्मली कहता हूं इंसान जब एक इंसान को अपनी नुमाइंदगी करने भेजे तो उसे प्रॉक्सी कहते हैं। प्रॉक्सी के पास सारी वो पावर्स हैं जो ओरिजिनल मेंबर की हैं वोटिंग के हवाले से, यानी कि मीटिंग में बोलना हो बोल सकता है, वोटिंग चल रही है वोट करना हो वोट कर सकता है, वोट करने से बाज रह सकता है। जब हम वोटिंग के तरीके पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, एक तरीका होता है शो ऑफ हैंड और एक होता है पोलिंग। प्रॉक्सी सिर्फ पोलिंग में काउंट हो सकता है, शो ऑफ हैंड में काउंट नहीं हो सकता। इसके पीछे लंबी चौड़ी रीजन है, उसके पीछे टेबल ने भी हमें कोई बात बताई है। बस याद रखना है कि प्रॉक्सी उस मेंबर को वोटिंग में काउंट करवा सकता है, लेकिन शो ऑफ हैंड में अपना हाथ नहीं खड़ा कर सकता। अगर वो हाथ खड़ा करेगा तो उसको नहीं काउंट किया जाएगा। क्या मतलब? तो अजीब सी बात हो गई भाई। ये वाले भाई हैं, ये खुद भी मेंबर है और एक और मेंबर का प्रॉक्सी बन के आए हैं। तो जब ये हाथ खड़ा करेंगे तो वो हाथ इनका बहैसियत मेंबर होगा, जो घर बैठा दोस्त है उसके भी हाथ पे हाथ नहीं खड़ा कर रहे। तो जो मेंबर, प्रॉक्सी दो तरह के होते हैं, प्रॉक्सी मेंबर भी हो सकता है और नॉन मेंबर भी हो सकता है। मेंबर प्रॉक्सी का मतलब है कि एक मेंबर ने अपनी जगह दूसरे मेंबर को नामजद कर दिया, तुम चले जाना। और नॉन मेंबर का क्या मतलब है?
कि कोई भी आपने किसी भी XYZ को, जो कि मेंबर नहीं है कंपनी का, आपने उसे भेज दिया कि तुम मेरी जगह जाना है। तो जब मेंबर को आपने अपनी जगह भेजा है और शो ऑफ हैंड होगा और वो मेंबर हाथ खड़े करेगा, तो वो मेंबर हिमसेल्फ काउंट होगा ना, घर बैठा प्रॉक्सी तो नहीं काउंट होगा। और जब नॉन मेंबर को भेजा है तो शो ऑफ हैंड में क्या होता है, तमाम मेंबर्स ने हाथ खड़ा करके वोट देने होते हैं। तो जब वो है ही नॉन मेंबर तो वो हाथ खड़ा करके वोट नहीं दे सकता। तो एक तकलीफ बात ये है कि जो प्रॉक्सी है वो शो ऑफ हैंड में नहीं काउंट होता, वो हमेशा पोल में काउंट होता है। याद रहेगा। मजीद डिटेल डिस्कशन तो कल होगी, लेकिन अभी मोटी मोटी डिस्कशन इस तरह से। प्रॉक्सी के बारे में और क्या जानते हैं? प्रॉक्सी, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, मैंने किसी को प्रॉक्सी बना के भेजना है, क्या तरीका होगा? नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म या इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी फॉर्म कहते हैं जो कि कंपनी खुद बना के भेजती है। प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट कैन बी एनी प्लेन पेज जिसपे मैं एक बना हुआ फॉर्मेट जो कि कंपनी लॉ ने बताया हुआ है, मैं उसके मुताबिक उर्दू या इंग्लिश जबान में लिख दूं कि मेरी जगह फलाना साहब आएंगे जो कि मेरे प्रॉक्सी होंगे। तो जब हम किसी को प्रॉक्सी बना के भेजें तो जिस कागज के थ्रू हम उसे भेज रहे हैं वो प्रॉक्सी फॉर्म है या वो कागज है टेबल ए वाला, हम उसको प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। नॉर्मली कंपनी देगी। कंपनी क्या करेगी, नोटिस के साथ एक ब्लैंक प्रॉक्सी फॉर्म, खाली प्रॉक्सी फॉर्म भेज देंगे। तो उसमें सब कुछ लिखा होगा, आपने अपना नाम लिखना होगा, जिसके नाम नामजद करें उसका नाम लिखना है, साइन शाइन करना है और कंपनी को भेज देना है। कंपनी को जो आपने भेजना है वो कितने अरसे पहले भेजना है? जी, मीटिंग से 48 घंटे पहले आपने कंपनी को प्रॉक्सी फॉर्म भेज देना है। मीटिंग वाले दिन से 48 घंटे नहीं पहले। मीटिंग का टाइम, बुध वाले दिन दोपहर 3 बजे मीटिंग हो रही है, तो पीर वाले दिन दोपहर 3 बजे से पीछे पीछे प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी तक पहुंच जाएगा। और नॉन वर्किंग डे बीच में काउंट नहीं होना चाहिए। वर्किंग डे, ये जो 48 घंटे हैं, ये जिन 2 दिनों में आ रहे हैं वो वर्किंग डेज होने चाहिए। अब फर्स्ट दिन बीच में 23 मार्च आ गया तो ये 48 घंटे बढ़ के हो जाएगा 72 घंटे, एक दिन और ऐड हो जाएगा। यानी आपने प्रॉक्सी फॉर्म जब कंपनी को पहुंचाना है उसके बाद भी उनके पास ऐसे 48 प्रोसेसिंग आवर्स हो जो 2 वर्किंग डेज में आ रहे हो। अगर बीच में नॉन वर्किंग डे आ गया, 3 दिन है, एक दिन छुट्टी हो गया, तो 2 दिन के 48, तो ये 24 प्लस 24 प्लस 24 बन जाएगा। तो 72 घंटे पहले आपको भेजना होगा, और वो दोनों ही नॉन वर्किंग डे है तो और पीछे आ जाएंगे, 96 आवर्स पहले आपको भेजना पड़ेगा। तो 2 दिन का गैप जिसमें 48 आवर्स मीटिंग के टाइम से पहले पहले आपने प्रॉक्सी फॉर्म भेज देना है। एक से ज्यादा प्रॉक्सी बना सकते हैं, एक मीटिंग के लिए एक से ज्यादा प्रॉक्सी नहीं बना सकते, और अगर बना दिया सारे के सारे इनवैलिड हो जाएंगे, पहला वाला भी जाएगा। आपने एक प्रॉक्सी के बाद दूसरा प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, पिछला भी गया, तो प्रॉक्सी एक से ज्यादा नहीं बना सकते। हाँ, बहुत सारे लोग एक सिंगल बंदे को प्रॉक्सी बना सकते हैं, बहुत सारे लोग एक सिंगल बंदे को। इसका क्या मतलब हुआ? 3-4 लोग नहीं आ सकते, वो किसी एक अकेले बंदे को अपना प्रॉक्सी बना दें। अब प्रॉब्लम ये है कि वो वोट करेगा तो किसकी तरफ से काउंट होगा? शो ऑफ हैंड तो करेगा नहीं। पोल में वो हर किसी का अलग अलग कागज भरेगा, उस मेंबर के बिहाफ पे ये कागज, इस मेंबर के बिहाफ पे ये कागज, इस मेंबर के बिहाफ पे ये कागज। तो किताब से अगर हम देखने की कोशिश करें तो कहते हैं कि एक पर्सन जिसको आप अपॉइंट करते हैं कि वोट करे, आपके बिहाफ पे स्पीक करे, प्रॉक्सी मेंबर होना चाहिए, लेकिन अगर आर्टिकल्स में इजाजत है तो नॉन मेंबर भी आ सकता है। प्रॉक्सी तमाम वो काम करेगा जो ओरिजिनल बंदा कर सकता है, स्पीक करेगा, वोट करेगा, पोल डिमांड कर सकता है, पोल से बाज रह सकता है, नोटिस स्पेसिफिकली अपॉइंट प्रॉक्सी अपॉइंट करने की पावर देगा, ब्लैंक प्रॉक्सी फॉर्म भी साथ अटैच होगा। प्रॉक्सी फॉर्म या इंस्ट्रूमेंट साइन होना चाहिए अपॉइंटर या उसके एजेंट की तरफ से, और 48 घंटे पहले मीटिंग टाइम से पहुंच जाए, नॉन वर्किंग डे काउंट नहीं करना। अगर आपने वैलिड प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट एज पर टेबल ए जमा कराया है तो फिर कंपनी उसको वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकती। कोई भी मेंबर एक से ज्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता, और अगर अपॉइंट करेगा तो सारे प्रॉक्सी इनवैलिड हो जाएंगे। कोई भी शख्स अगर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स कंपनी के चेक करना चाहे कि कौन कौन बंदा नहीं आ रहा और वो अपना कौन सा प्रॉक्सी भेज रहा है तो वो देख सकता है। इवन मीटिंग वाले दिन भी अगर वो प्रॉक्सी के इंस्ट्रूमेंट को चेक करना चाहे कि वाकई वैलिड है तो वो उसे चेक कर सकता है। कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में मेंबर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर। जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है वहां तो वैसे शो ऑफ हैंड होता है, और शो ऑफ हैंड में प्रॉक्सी काउंट नहीं होता, तो वो प्रॉक्सी नहीं अपॉइंट कर सकते अनलेस कि वो अपने आर्टिकल्स में खुद ही से कोई उसका तरीका लेगा। तो अपने आर्टिकल्स में लिख के बेशक उसको दे दें शो ऑफ हैंड की पावर, लेकिन नॉर्मल रूल है कि कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं होगा। ये बात समझ आई?
अब चूंकि ये कैफ नहीं है, सीपैप है, तो साथ साथ के तड़के में हम कुछ चीजें और भी समझ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्सी फॉर्म उर्दू में भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। Company limited by share, limited by guarantee having share capital shall publish their proxy form in English as well as उर्दू लैंग्वेज। फलाना लिमिटेड उर्दू में, मैं मुस्मी मिस्मात फलाना साकिन रिहायशी फलाना जगह, जिला फलाना बहैसियत मेंबर इस वाली कंपनी के फलाना को बतौर मुख्तार प्राक्सी, मतलब मुख्तार पर उन्होंने कहा इसको क्या लिखे और इंग्लिश में लिख दिया प्राक्सी, मुकर्रर करता हूं ताकि वो मेरी जगह और मेरी तरफ से फलाना कंपनी के इजलास से आम सालाना या गैर मामूली, ठीक है, सालाना एजीएम गैर मामूली ईओजीएम, ठीक है, इजलास से आम जनरल मीटिंग को कहते हैं। ये जो भी सूरत हाल हो जो बतारीख फलाना इस तरह से मुनक्कद हो रहा है और उसके किसी मुलतवी शुदा इजलास में वोट डाले, यानी कि जो प्रॉक्सी पॉइंट हुआ है, जैसी मीटिंग अर्जन हुई तो अर्जन मीटिंग के लिए भी वही प्रॉक्सी है। जनरल मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये डिफरेंट सर्कुलर है एससीसीपी के, वो कहते हैं कि फैसिलिटी जो है वो किसी भी प्लेस अदर देन टाउन जहां मीटिंग हो रही है वहां होगा। अगर उसी टाउन में वो रहते हैं तो सेकंड वो दागा खौफ करो सुस्त आदमी, मीटिंग वाली जगह पे आ जाओ। कंपनी फैसिलिटी अरेंज करेगी उस शहर में और इंटीमेट कर देगी मेंबर्स को 5 डेज बिफोर मीटिंग। अब अगेन ये लिखना इसलिए जरूरी हो गया कि लोग इतने चैंपियन है कि वो कहते हैं नहीं हमें उसी शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी मिले। हमारे कॉलेज से चंद कदमों के फासले पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, लातादाद इसमें ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जिस पे हम तड़प जाते हैं कि जालिमो अगर ऑनलाइन क्लास लेनी है तो अपने शहर बैठ के ऑनलाइन क्लास लो। तुम ऑल द वे अपने शहर से उठ के आते हो, फिजिकल वाले बच्चों की तरह सारे खर्चे करते हो, हॉस्टल में रहते हो, वालिदैन का खर्चा कराते हो, लाहौर की मुश्किलात को सहते हो और फिर लेते फिर ऑनलाइन क्लास हो। और बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही होती हैं कि हमने लाइब्रेरी यूज करनी है, हम ऑनलाइन स्टूडेंट है, तो हम कहते हैं भाई ऑनलाइन स्टूडेंट तो हमारी प्रिजम्पशन है कि वो तो भावलपुर बैठा हुआ होगा, वो तो रनिया खान में बैठा हुआ होगा, वो तो किसी और दूसरे शहर में बैठा हुआ होगा। लेकिन इस जमाने में कॉलेज से इतने से फासले पे लोग जो है वो आके फिजिकल क्लास नहीं लेते और वो ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं। कई दफा इधर बाहर वॉक करते हुए, रात में हम वॉक कर रहे होते हैं कोई मीटिंग वगैरह, और मैं कहता हूँ भाई थोड़ा सा वॉक कर लें ताकि मजीद मोटापा ना बढ़े, वापस तो नहीं जाना लेकिन कम से कम आगे की तरफ चलना ना बढ़े। तो वो वॉक पे इतने सारे नए नए चेहरे मिलते हैं, सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो मैं देख रहा हूँ यार मैंने देखा नहीं कभी से, क्या सर आपको नहीं पता होगा मैं ऑनलाइन, तो मैं कहता हूँ यार आप ऑनलाइन हो तो लाहौर क्या कर रहे हो, सर घर पढ़ाई नहीं होती। तो मैंने कहा फिर इधर फिजिकल क्लास ले लो, उन्होंने कहा सर उसमें भी नहीं पढ़ाई होती। अब जेन जी जो है ना वो मतलब मिलीनियल्स के लिए ना एक तकरीबन एक टेंशन है बहुत बड़ी। बेबी बूमर्स तो कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर गए हैं, लेकिन जो मिलीनियल्स है ना वो अभी तक जेन जी के शर से जो है ना अपने आप को, मतलब ये आप लोग पूरा दिन बिस्तर पे लेट के गुजार सकते हैं। मतलब मेरी जनरेशन के लोग ना तड़प जाएंगे कि यार तुम पूरा दिन कैसे लेटे रह सकते हो। आप कहेंगे ऐसे रील चल रही होगी, रील पे रील चल रही होगी, हम कहेंगे यार जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। तो पलट के मैं कहेंगे आपका मकसद है, आपने बड़ा अचीव कर लिया, ठीक है ना, आपको भी मुश्किल है हमें भी मुश्किल है, तो कम से कम आप खुश नहीं हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होगी भी सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हो, इतने पैसे कमा के भी अगर सुकून में नहीं हो तो हम सुकून में अच्छे नहीं लग रहे। तो जेन जी जो है वो सुकून को बहुत ज्यादा पसंद करती है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है और कोशिश करती है कि बिस्तर पे लेटे लेटे ही मैक्सिमम काम हो जाए, और अगर को बाहर जाके बर्गर भी खाना है तो बस किसी तरह से वो हॉस्टल में कमरे का दरवाजा खोल के अंदर तक लाके दे दे तो क्या ही बात है। एक बच्चा एक हॉस्टल में रहता था, मैं मतलब वही वॉक करते हुए गुजर रहा था, वहां रोके एक जगह चाय वाला था, चाय पी रहे, वो बच्चा ऊपर से नीचे आया, उसने कहा सर आते आप जो है ना, मैंने कहा आप, कहते सर मैं इधर ही होता हूँ। अच्छा चाय कहाँ है, ये कॉर्नर पे, ये इधर बाहर गली से निकले वो कॉर्नर पे। उस वक्त मैं उस वाले कैंपस से निकल के आया था जो बिल्कुल उसके साथ था, 15 कदम के फासले पे कैंपस था। तो उस बच्चे को मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अच्छा मजे की बात, मतलब उसने कहा सर अब आप आए हैं तो चाय मेरी तरफ से, मैंने कहा नहीं भाई हम लोग जो है ना खुद वो करेंगे चाहे। मेरे ख्याल में शायद जवाब साहब भी साथ थे, को मेरे साथ और बंदा भी था, और हम ना महसूस हो रहे थे इस बात से कि एक बच्चा बिल्कुल कॉलेज से 15 फुट के फासले पे रहता है और वो ऊपर के कमरे में रहता है, और उसने हमेशा हमसे ऑनलाइन पढ़ा है, वो हमें फिजिकली पहली दफा मिल रहा है, हम उसे पहली दफा मिल रहे हैं। मजे की बात क्या हुई
उसने कहा कि सर ये ना मतलब चाय के मैं पैसे दूं, हमने कहा नहीं नहीं हम देंगे। तो उसने कहा सर इनकी चाय बड़ी अच्छी होती है। तो मैंने कहा आप पीते हो? कहते हैं हाँ इन्होंने एक सर्विस रखी हुई है, 20 रुपए लेते हैं, ये कमरे में आके दे देते हैं चाय। वो भाई साहब अपने उसी चाय की दुकान के ऊपर कमरा था, वो 20 रुपए एक्स्ट्रा देता था कि ये चाय वाला उसको जाके कमरे में चाय दे के आए। तो उधर जो है ना वो फिर मतलब वो जो हम वो नहीं वो फिल्मों में देखते हैं कि कुछ अरसे बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जो हॉल में रहते होंगे, मशीनें होंगी, वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होती होगी, एक गोली खा के पूरे दिन की खुराक उनकी पूरी हो जाती होगी। तो जमाना जा रहा है उस तरफ। तो जेन जी ने पहला स्टेप ले लिया है। तो बहरहाल इसलिए उन्होंने ये कहा है कि फैसिलिटी मे बी प्रोवाइडेड एट एनी प्लेस अदर देन द टाउन वेयर मीटिंग टू बी हेल्ड। कंपनी उस शहर में फैसिलिटी अवेल करेगी उन्हें और 5 दिन पहले मीटिंग उनको बताएगी। चेयरमैन और मिनिमम कोरम जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग में। अगर असल मीटिंग में चेयरमैन नहीं है और मीटिंग नहीं हो रही तो फिर इनकी टेलीवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बंद हो जाएगी। कोरम पूरा नहीं हुआ तो ये भी फारेग है। यानी ये नहीं कि शोर में जाएंगे हम तो आए हुए थे क्यों नहीं मीटिंग हुई। तो मीटिंग के जो बाकी रूल्स है उसी तरह से चेयरमैन और सेक्रेटरी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे कि एडिक्वेट फैसिलिटी अवेलेबल की जाए इन लोगों को कि वो मीटिंग को सही से अटेंड कर सके। कोरम में शामिल होगा सर? अब ये कोरम में शामिल होंगे या नहीं होंगे, कोरम में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक फिजिकल और एक वोटिंग पावर। तो ये फिजिकल अटेंडीज में काउंट होंगे और उनकी वोटिंग पावर भी काउंट होगी। नॉर्मली जो प्रॉक्सी आता है वो फिजिकल में नहीं काउंट होता, वो वोटिंग पावर में काउंट होता है। लेकिन जो टेलीवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले हैं वो जो फिजिकल तादाद आपको शायद याद हो कोरम की जो हमने 10 पढ़ी थी, 10 बंदे फिजिकली प्रेजेंट और थ्रू वीडियो में, जिनके पास 25% वोटिंग पावर खुद की हो और प्रॉक्सी होगी। तो वोटिंग पावर में प्रॉक्सी काउंट हो जाएगा, लेकिन फिजिकल में ये काउंट होंगे फिजिकल अटेंडी और टेलीवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले ये अटेंडी काउंट होंगे। थोड़ी देर बाद वो सेक्शन भी आ जाएगा अगर हम आज पढ़ सके। जी अब क्या प्रॉक्सी विड्रॉ कर सकते हैं इसका कानून ने ऑफिशियल तरीका नहीं बताया, लेकिन एक अनऑफिशियल देसी टोटका ये है, आपने प्रॉक्सी दी हुई है और आप चाह रहे हैं कि मैं खुद जाऊं, ऐसे ही है, आप दोबारा से प्रॉक्सी फॉर्म जमा करा दें तो पिछली प्रॉक्सी भी खत्म हो जाएगी और ये प्रॉक्सी भी खत्म हो जाएगी, खुद चले जाए। ये नहीं इसका देसी टोटका है, लॉ ने इसको ऑफिशियली विड्रॉ करने का कोई वो नहीं बताया हुआ, लेकिन एक प्रैक्टिकल वो है कि अगर आप अपना प्रॉक्सी फॉर्म कभी भी आगे कहेंगे नहीं भाई मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो चल जाएगा। लेकिन जो हमारे कंपनीज एक्ट में जो एक्सप्रेसली लिखा हुआ है उसमें उसको विड्रॉ करने का तरीका नहीं बताया हुआ। तो इसका टोटका जनरल टोटका बताया जाता है कि एक और प्रॉक्सी फॉर्म जमा करा दें तो कानूनी तौर पे आप उस मीटिंग को अटेंड कर लें। रिप्रेजेंटेशन प्रॉक्सी हमें समझ आया। मैं नॉर्मली इसको इस तरह से क्लियर करता हूं कि इंसान का इंसान नुमाइंदा प्रॉक्सी है, इदारे का इंसान नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव है। 3 अलग अलग सेक्शन है जो बात करते हैं। कंपनियां दूसरी कंपनियों की मीटिंग में किस तरह से आएंगी, क्रेडिटर्स मीटिंग में किस तरह से आएंगे, और फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐसी कंपनी में जिसकी वो मेंबर है मीटिंग में किस तरह से आएंगे। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर है, हमने कंपनी को खत भेजा, कंपनी की तो पाँव ही नहीं, वो चल के आ ही नहीं सकती, तो कंपनी क्या करेगी, नुमाइंदा भेजेगी, प्रॉक्सी नहीं भेजेगी, नुमाइंदा। कंपनी के पास 15% शेयर्स थे, कंपनी ने मिस्टर बजाज को भेजा, मिस्टर बजाज एक मेंबर काउंट होंगे 15% वोटिंग पावर के साथ। हर वो काम जो एक मेंबर 15% वोटिंग पावर का रखता है वो कर सकते हैं मिस्टर बजाज इस मीटिंग में। तो अगर कंपनी मेंबर है दूसरी कंपनी की तो वो किसी भी ऑफिसर को ऑथराइज कर सकते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे वहां आ जाएं। ये रिप्रेजेंटेटिव के पास वो सेम पावर होंगी जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पास होती है। अब अगेन चूंकि अब ये मेंबर है और मेंबर जैसी हरकतें हैं इसकी, तो ये अब शो ऑफ हैंड वगैरह भी कर सकता है। क्रेडिटर को बुलाएंगे तो वो भी अपने किसी ऑफिशियल को वो कर सकते हैं। आई के अपने एक दफा सवाल पूछा कि कुछ क्रेडिटर्स हैं वो कुछ और बंदों को अपने एम्प्लॉय के अलावा भेज रहे हैं, और एक कंपनी है वो भी अपने एम्प्लॉय के अलावा किसी और को भेज रही है, तो बताओ कोई मसला तो नहीं। अब लॉ आईकेप की एक्सपेक्टेशन चेक करें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर कंपनी में ऑथराइज एनी ऑफ इट्स, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, इट में ऑथराइज एनी ऑफ इट्स ऑफिशियल और एनी अदर पर्सन। इतना डीप जाके उन्होंने सोचा कि हाँ बच्चों ने इतना गौर से नहीं देखा होगा कि क्रेडिटर सिर्फ ऑफिसर को भेज सकता है अपने, और कंपनियां ऑफिसर को भी भेज सकती हैं और किसी भी और पर्सन को। जिस पे फिर हम तड़प के कहते हैं यार बच्चों को सुपरमैन समझ रहे हो। एक एवरेज स्केल रखने वाला बच्चा बहुत अच्छी तरह से उसने थीम भी समझ लिया होगा, पर इतना ज्यादा कि अल्फाज के बीच में से 2 लफ्ज उसने पढ़े या नहीं पढ़े मिस तो नहीं कर दिए।
उतने कम टाइम में, जिसमें 3.5 घंटे में उस बेचारे ने पेपर भी करने हैं, बाकी परफॉर्म भी करने हैं, तो बहरहाल आई कैप जो है वो बच्चों को कभी कभी सुपरमैन मान लेता है, फिर भी पास करने पड़ते हैं उसे बच्चे, क्योंकि सवाल किसी को नहीं आया होता, सबने गलत किया होता है। फिर सोचते हैं अब सारों के गलत हो गया तो सबको तो नहीं फेल कर सकते, फिर वो 40+ वाले बच्चों को धक्का मारना शुरू करते हैं, तो उनमें से कुछ पास हो जाते हैं, तो उनको जरा अच्छा अच्छा सा फील होता है कि हमने बच्चों के साथ बहुत बुरा नहीं किया। पहले स्टेप में ना तकलीफ खत्म नहीं करते, पहले चोट देते हैं फिर मरहम लगाते हैं, चोट देने से बात नहीं है। कैटर वाली बात समझ आई। फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर वो भी किसी कंपनी की मेंबर है तो वो भी अपने किसी भी शख्स को अपॉइंट एनी पर्सन टू एक्ट एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन जनरल मीटिंग। ये बंदा बिल्कुल मेंबर की तरह होगा, उसके पास सारी पावर होंगी, और यहाँ तो लॉ ने जज्बाती होगी ये तक लिख दिया इंक्लूडिंग द राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। उन्होंने तो गवर्नमेंट है, पता नहीं उन लोगों को ज्यादा समझ आया ना आए तो एक्सप्रेसली लिख दें। हालांकि ऊपर वाला बंदा भी कानूनी तौर पर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि उसके पास हर वो पावर है जो मेंबर के पास है। और प्रॉक्सी का सेक्शन ये कहता है कि हर वो शख्स जिसके पास मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करने की पावर, उसके पास ये पावर है कि प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। तो इन दोनों सेक्शंस को जोड़ें तो इन लोगों के पास भी प्रॉक्सी अपॉइंट करने की पावर है, लेकिन एक्सप्रेसली इस सेक्शन में लिखा हुआ है, ऊपर वाले में नहीं लिखा हुआ है दोनों के पास। जी अब अगेन यहाँ पे उन्होंने कहा कि ऑथराइज कर देंगे, और यहाँ लिख दिया उन्होंने अपॉइंट करेंगे। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने पक्का पक्का एक बंदे की अपॉइंटमेंट कर देनी। यहाँ पे ये इस बंदे का काम है कि हमारे बात पे मीटिंग अटेंड करता है। जैसे आईकेएफ की काउंसिल की मीटिंग में भी गवर्नमेंट के नॉमिनीज आते हैं, बुलाए जाते हैं, वो आए या ना आए वो और बात है, लेकिन वो ऑफिशियली हक रखते हैं कि वो मीटिंग में आए, और उनका वोट होता है बकायदा। तो सिंध के मतलब साउथ जोन और नॉर्थ जोन के बंदे तो होते ही होते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट के भी बंदे होते हैं, और इनका वोट बिल्कुल लाहौर में अपॉइंट हुआ एक बंदे का वोट उतना ही बराबर है, कराची वाले का उतना ही बराबर है जितना गवर्नमेंट के एक बंदे का। फिर इनकी प्रॉक्सी पे फिर प्रॉक्सी वाला रूल के टॉप एंड में नहीं आएंगे। हाँ अब अगेन जब प्रॉक्सी होगा तो फिर प्रॉक्सी के ऊपर सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, जब किसी बंदे को प्रॉक्सी तौर पर अपॉइंट करेंगे। बातें समझ आ रही हैं? फॉर्मेलिटी देख के करके डिस्कस करें जितनी आज डिस्कस हो सके। कोरम को मेरे ख्याल में इसके ऊपर मेन डिस्कशन कर लेते हैं। कोरम के ऊपर अभी थोड़े पहले बात हुई थी। कोरम किसे कहते हैं भला? कितने लोग मीटिंग में कम से कम हो तो मीटिंग का कोरम पूरा होगा। तो ऐसे में आपने बचपन से पढ़ा हुआ लिस्टेड में 10 बंदे प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू। अब हमें वीडियो लिंक जरा ज्यादा बेहतर समझ आता है, जो वीडियोस है और जो पर्सनली हैविंग कम से कम 25% वोटिंग पावर, भले खुद की हो भले प्रॉक्सी की। लिस्टेड कंपनी की एक मीटिंग में 113 लोग आ जाएं और टोटल उनकी वोटिंग पावर हो 11%, कोरम पूरा नहीं हुआ। 3 बंदे आ जाएं 70% वोटिंग पावर वाले, तो भी कोरम पूरा नहीं है। कम से कम 10 बंदे, कम से कम 25% वोटिंग पावर। अदर कंपनीज के लिए 2 बंदे 25% वोटिंग पावर। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जो आर्टिकल्स में लिख देंगे तादाद जैसे लिख देंगे उस तरह से चल जाएगा। ये मिनिमम तादाद है कोरम की, इससे नीचे हम सेट नहीं कर सकते, लेकिन इससे लार्जर नंबर ऑफ आर्टिकल्स में लिख सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? कोरम पूरा नहीं होता तो क्या होता है? 2 तरह की मीटिंग थी। एक वो जो फरमाइशी प्रोग्राम वालों ने बुलाई थी, वो रिक्विजिशनिस्ट ने। अगर तो उन्होंने फरमाइश करके मीटिंग बुलाई और कोरम ही नहीं पूरा हुआ, इसका मतलब बहुत थका हुआ इशू था उनका। इन्होंने कहा था ना कि अहम इशू पे मीटिंग करें और कोरम ही नहीं आया, इसका मतलब ये मीटिंग सही नहीं थी, कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर कंपनी वालों ने मीटिंग की थी तो वो एक और चांस जरूर देंगे उसे। मीटिंग जब इकट्ठे हो और कोरम पूरा ना हो तो हम आधे घंटे का इंतजार करेंगे। चेयरमैन का 15 मिनट इंतजार होता है, कोरम का आधे घंटे इंतजार होता है। कि अपने एक दफा केस स्टडी में दोनों भी टाइम इस तरह से किए थे कि लोगों ने गलती से 15 मिनट वाला टाइम यहाँ पे लिख दिया था। उन्होंने एक मीटिंग अपने स्टैंडर्ड टाइम से 20 मिनट बाद शुरू हुई, तो वो तो गलत है, क्योंकि 15 मिनट से ऊपर हो गया। तो आपने कहना था नहीं भाई 15 मिनट चेयरमैन के लिए होता है, कोरम के लिए आधा घंटा। आधे घंटे का वेट करेंगे। अगर आधे घंटे तक कोरम पूरा नहीं हुआ तो 1 हफ्ते बाद के लिए खुद ब खुद एडजर्न सेम डेट टाइम और प्लेस के लिए हो जाएगी। कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में दोपहर 2 बजे अगर मीटिंग हो रही थी बुध वाले दिन, तो 1 हफ्ते बाद कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में दोपहर बुध वाले दिन 2 बजे वो मीटिंग दोबारा से होगी। फिर कोरम पूरा नहीं हुआ, फिर इंतजार करेंगे आधा घंटा। आधा घंटा पूरा होने पे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो जो भी कंपनी हो, अब वोटिंग पावर को साइड पे कर दें। 2 इंसान अगर हो गए इकट्ठे तो हम कहेंगे कोरम पूरा हो गया, और 2 भी पर्सनली प्रेजेंट हो, भले भले वीडियो लिंक में मौजूद हो, तो हम कहेंगे कोरम पूरा हो गया। और अगर 2 भी इकट्ठे ना हो,
तो मीटिंग हो नहीं पाएगी। जो मीटिंग नहीं हो पाती वो कौन कराता है? एससीसीपी। और एससीसीपी अपनी मीटिंग्स में क्या कहता है? एक बंदा भी कोरम। अब आपके यहाँ अगर एक बंदा भी ना आए तो वाइंडिंग अप की जा सकती है ऐसी कंपनी की जिसके मेंबर्स उसके अफेयर्स चलाने में इंटरेस्टेड ना हो। डन? घबराए तो नहीं बैठे? कोई बात नहीं, टाइम ही खत्म हो गया। अभी मजा आना शुरू हुआ था, कोई मसला नहीं है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए, वोटिंग की डिस्कशन रह गई है, और वो जो मशहूर जमाना रेगुलेशन है, पोस्टल बैलेट रेगुलेशन, वो हम लोगों ने पढ़नी है। वोटिंग के साथ उस रेगुलेशन को जोड़ के कल देखेंगे कि वोटिंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो कुछ हमारे रेजोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड मोटे मोटे सेक्शन रह गए हैं, और बाकी वोटिंग से रिलेटेड बात है। तो कल इस वीक की का लास्ट क्लास करके और ये चैप्टर अलोंग विद वो वाली रेगुलेशन इसको खत्म करते हैं, ताकि फिर कहानी आगे बढ़े। डन? मिलते हैं इंशाल्लाह ताला।